এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। नमस्कार, आपके साथ हूं सुरभि शर्मा। पहले तक की बड़ी खबरों के साथ करने जा रहे हैं लाउड एंड क्लियर की शुरुआत, जहां ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत स्तंभ ने आज गठबंधन से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खींचतान के बाद आखिर ऐलान कर ही दिया कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले उतरेगी। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। ममता के आज के फैसले के बाद ममता सभी सीटों पर कांग्रेस के बिना ही अब चुनाव लड़ेगी। इस तरह बंगाल पहला राज्य बन गया है जहां इंडिया अलायंस में दरार पैदा हो गई है। अब पंजाब, बिहार और यूपी जैसे बड़े राज्यों पर भी नजर है, जहां अब तक सीट शेयरिंग पर फैसले नहीं हो सके हैं। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां ममता बनर्जी के ऐलान के बाद कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। थोड़ी देर पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए जयराम रमेश की तरफ से बड़ी बात कही गई, बीच का रास्ता निकल जाएगा। जयराम रमेश रास्ते में, उनकी तरफ से कहा गया कि रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, ममता के बिना इंडिया की कल्पना भी नहीं। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। हालांकि गठबंधन को देखते हुए कांग्रेस पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया को ममता बनर्जी से ये जो बड़ा झटका लगा है, ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने प्रस्ताव नहीं माना। सुनाते हैं आपको बंगाल में गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी ने क्या कहा। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা। ममता बनर्जी की यही नाराजगी है इंडिया में बिखराव को लेकर। आज की ये सबसे बड़ी खबर, और बिखराव की शुरुआत बंगाल से हो गई है। आखिर ममता बनर्जी नाराज क्यों है, इसको लेकर एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। वजह जानना और समझना जरूरी है। गठबंधन से आखिर बिगड़ी क्यों बात। बंगाल में मनमाफिक सीट शेयरिंग ममता बनर्जी चाहती हैं। 2019 में टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी। 2019 में कांग्रेस ने मात्र 2 सीटें हासिल की थी। बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में ममता की बंपर जीत हुई थी और पिछले नतीजों को आधार जिस तरीके से ममता बना रही हैं, ममता ने कांग्रेस को 2 सीट ऑफर की। ममता की सीट बंटवारे पर राजी नहीं है कांग्रेस, और ममता बनर्जी की पिछले लोकसभा चुनाव में जीती 22 सीटों पर दावेदारी तो बनती ही है, लेकिन वो बीजेपी की जीती सीटों पर भी बंटवारा नहीं चाहती। ममता बनर्जी अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगी तो उन्हें कांग्रेस को ज्यादा सीटें और सीपीएम की अगुवाई वाले लेफ्ट फ्रंट को भी सीट देनी पड़ेगी। तो इन तमाम समीकरण को समझते हुए ममता की नाराजगी की 4 वजह भी जान लीजिए। क्योंकि कांग्रेस से सीटों पर तालमेल नहीं हो पा रहा है, ये एक मुख्य तौर पर सबसे बड़ी वजह ममता के गुस्से की सामने आ रही है। और बंगाल कांग्रेस की ममता के खिलाफ बयानबाजी भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से दावा यह कि बंगाल में राहुल की यात्रा की जानकारी तक उनसे शिष्टाचार के नाम पर साझा नहीं की गई। और कांग्रेस और लेफ्ट की टीएमसी के खिलाफ मुहिम को भी ममता बनर्जी की एक सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। क्योंकि जब से इंडिया अलायंस हुआ है, ममता बनर्जी, टीएमसी की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है कि कांग्रेस और सीपीआईएम मिलकर बंगाल में टीएमसी के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और कुमार विक्रांत, क्योंकि इस वक्त न्याय जोड़ो यात्रा में
लगातार कांग्रेस की राहुल गांधी की इस यात्रा पर तो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे जहां जयराम रमेश की तरफ से यह कहा गया कि इस तरीके की रुकावट तो आती रहती है। कुमार विक्रांत, इस वक्त का सवाल यह है कि अगर टीएमसी इतनी अहमियत रखती है तो ममता बनर्जी को वो अहमियत वक्त रहते क्यों नहीं दी गई? देखिए, ममता बनर्जी ने राजनीतिक लिहाज से एक मुफीद वक्त चुना है दबाव बढ़ाने का, क्योंकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है असम के धुबरी से कल बंगाल में प्रवेश कर जाएगी। उसके ठीक पहले ममता बनर्जी ये बयान देती हैं निश्चित तौर पर कांग्रेस पर दबाव बढ़ाने के लिए। हालांकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी हो या जयराम रमेश, उन सबका ये कहना है कि ममता जी से हमारी बातचीत चल रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी अड़चनें आती हैं। लेकिन जहां तक सवाल सीटों के बंटवारे का है, उसको लेकर दोनों दलों के बीच लगातार पेच फंसा हुआ है। ममता बनर्जी जितनी सीटें देना चाहती हैं, कांग्रेस का मानना है कि उसको सम्मानजनक सीटें उससे ज़्यादा चाहिए। तो ये दबाव के बीच ममता बनर्जी ने एक कोशिश की है। कांग्रेस के नेता लगातार इसको टोन डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि ममता के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। ममता देश की बड़ी नेता है। बिल्कुल। और इस बीच रविशंकर दत्ता इस वक्त कोलकाता से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये नाराजगी यात्रा को लेकर तो एक जाहिर की गई है रविशंकर दत्ता, लेकिन ये भी तो साफ है ना कि टीएमसी मानती है कि बंगाल में चुनाव मतलब टीएमसी वर्सेस बीजेपी। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर कितना भरोसा जताएगी टीएमसी? ये इस वक्त सीट शेयरिंग को देखते हुए भी बड़ा सवाल। देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने लगातार जो डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना मीटिंग हो रहा था ममता बनर्जी के रेसिडेंस पे, वहाँ पे उन्होंने कहा था, मुर्शिदाबाद वाला बोलिए या तो हुगली या तो बीरभूम, लगातार ईस्ट मिदनापुर भी लगातार जहाँ पे बातचीत हुआ है, कहा है कि कैंडिडेट्स आप रेडी रहिए, जो भी कैंडिडेट्स होंगे पार्टी को रेडी रहने के लिए कहा है। और ये समझ के चलिए, ये सोच के चलिए हमें अकेला लड़ना है। इसका मतलब ये हो जाता है अगर ममता बनर्जी जो अपना स्टांस आज लिए है कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेंगे, तो कांग्रेस, लेफ्ट, बीजेपी सब उनके खिलाफ लड़ेंगे। इस हिसाब से उनको काम करना है। और कुणाल घोष ने अभी जो बताया उसमें साफ हो जाता है ये पूरा जो मामला जो अभी हुआ है, जो ममता बनर्जी की नाराजगी है, इसका पूरा दोष कुणाल घोष दे रहा है कांग्रेस को। वो ये कह रहा है कि एआईसीसी को लगातार कहा गया कि अधीर चौधरी जो कह रहे हैं वो स्टेट में बीजेपी के पक्ष में हो जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस के विपक्ष में हो जा रहा है, लेकिन एआईसीसी ने उसको नहीं रोका, अधीर चौधरी को नहीं रोकने की कोशिश की। आज जब जयराम रमेश कह रहे हैं कि ममता के सिवा ये गठबंधन नहीं हो सकते, तब कुणाल घोष कह रहे हैं आज का स्टेटमेंट 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले क्यों नहीं आया? क्यों जयराम रमेश जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और अधीर रंजन की सियासी अदावत तो लंबे समय से चलती आ रही है और उस पर क्यों नहीं काबू पाया गया, ये एक बड़ी बात आप रवि इस वक्त कह रहे हैं, जो सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल अब अलायंस के, इंडिया के खत्म होने को लेकर क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है, उसी के तहत आज ये चर्चा की जा रही है कि कांग्रेस से, राहुल गांधी ने कहा है कांग्रेस से हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है और सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। और ये भी साफ ममता अकेले चुनाव लड़ेंगी, इसके मायने क्या है ये हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले इंडिया को ये बड़ा झटका लगा है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी से लड़ने के लिए जो करना होगा वो करेंगे, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। चुनाव से पहले इंडिया को लगे बड़े झटके को लेकर तो खबर आपको बता रहे हैं। वहीं बीजेपी से मुकाबला आखिर कैसे होगा, इंडिया कैसे बीजेपी से मुकाबला करेगा, यह इस वक्त एक और सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडिया की दूसरी पार्टियों पर भी इसका असर पड़ेगा। बिहार और यूपी में विपक्षी एकता पर भी इसका असर पड़ेगा। सवाल यह है कि इस वक्त बात बिगड़ी क्यों? सीट बंटवारे पर कांग्रेस से बात नहीं बनी, मुख्य तौर पर यह सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। कांग्रेस बंगाल में 10 से 12 सीट मांग रही थी और टीएमसी 2 से ज्यादा देने को राजी नहीं हो रही थी। और ममता के फैसले पर बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया, इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि ममता के फैसले पर बीजेपी नेता राम कदम का बयान सामने आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने लड़ नहीं सकते, पराजय सुनिश्चित है, इस भय के कारण देश का विपक्ष दल, जो घमंडी दल है, वो एक साथ आने का प्रयास कर रहा था। कोई विचारधारा को लेकर के एक साथ नहीं आए थे। ये केवल मजबूरी के कारण अपने परिवार को और लोगों से लूटी हुई धन संपदा के रक्षा के लिए ये एक साथ आने का प्रयास कर रहे थे। जब कोई विचार नहीं होता
तो उसमें बिखराव सुनिश्चित है। और वही कारण है कि ममता भी इनको छोड़ करके चली गई। चाहे विपक्ष एक साथ आए या अलग अलग लड़े, एक बात सुनिश्चित है, अब की बार पुनः एक बार मोदी सरकार। रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, अब ये सवाल इंडिया के बिखराव के तो तब से उठाए जा रहे हैं जब नीतीश की नाखुशी भी कई बार बड़े संकेत देती आई है। इससे पहले देखिए, नीतीश कुमार की नाखुशी भी सामने आती रही है और नीतीश कुमार ने खुले मन से ये कहा था मिलर ग्राउंड में महाराणा प्रताप जयंती के दिन कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की कोई चिंता नहीं है, कांग्रेस अपने लिए अपने चुनाव में व्यस्त है, उसे इंडिया की कोई चिंता नहीं है कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा कैसे कर लिया जाए। और बार बार उनकी पार्टी के नेता भी ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस अगर सीटों का बंटवारा नहीं करती है तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये बार बार उनके लोग कहते रहे हैं कि विलंब हो रहा है, देरी हो रही है और देरी से परेशानी बढ़ रही है। अभी मैं जीतन राम मांझी के पास से आ रहा हूँ। जीतन राम मांझी ने कहा कि ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार की राह आसान कर दी है, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। और नीतीश कुमार जो कि सबसे पहले उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए ना सिर्फ प्रयास किया था बल्कि इंडिया गठबंधन की जो पहली बैठक हुई थी जब उसे नाम भी नहीं दिया गया था तो पटना में हुआ था, तब नीतीश कुमार ज़्यादा उत्साहित लग रहे थे। लेकिन उसके बाद से नीतीश कुमार का उत्साह गायब हो गया, उन्हें संयोजक का पद ऑफर किया गया, नीतीश कुमार ने वो पद ठुकरा दिया और उसके बाद से बिहार के सियासी गलियारे में नीतीश कुमार के पलटने के बड़े सियासी बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं। एनडीए के जो सहयोगी हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो पशुपति कुमार पारस। देश की जनता बार बार कह रही कि अभी आप लोग इंतज़ार करिए, हमें मोदी जी और भाजपा और एनडीए के साथ जाना है, फिर भी ये हाल है तो करने दीजिए। आप टीवी पर दिखाते रहिए आपस की लड़ाई। हाँ, ये मुझे आश्चर्य लगा कि ये थोड़ा दिन बाद होता तो समझ में आती, तो बातचीत शुरू नहीं हुआ, खेला खत्म होता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि इस वक्त कोलकाता से लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के बाद अब तल्खी जो सामने आ रही है वो क्या बड़े संकेत दे रही है। लेकिन इस बीच हम लगातार हमारे सहयोगियों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन खबर आई है कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से बड़ी बात कही गई है कि इंडिया अलायंस में अहम और महत्वपूर्ण भूमिका टीएमसी निभाती है और उनके साथ क्या ये बातचीत अब होगी जल्द। कुमार विक्रांत क्या इस वक्त हमारे साथ हैं, क्योंकि कुमार ये जानना जरूरी है कि आखिर जल्द ही क्या ममता बनर्जी के साथ इसको लेकर कोई बातचीत की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने कहा कि मैं ममता बनर्जी के संपर्क में हूं, ममता बड़ी नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, और उन्होंने ये भी कहा जब पूछा गया कि अधीर रंजन चौधरी बार बार बयान देते हैं तो उन्होंने कहा कि कोई इधर से अगर बयान देता है या टीएमसी से कोई बयान देता है उसके मायने ना निकाले जाएं, मैं और खड़गे जी ममता दीदी के संपर्क में हैं और बात बन जाएगी। ये कल ही राहुल गांधी ने कहा और जब कल यात्रा वहाँ पहुँचनी है उसके ठीक पहले ममता का ये बयान आना कांग्रेस के लिए एक झटका ज़रूर है। लेकिन जयराम रमेश ने जैसा कहा कि ममता अभिन्न हिस्सा है इंडिया गठबंधन का और ममता के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी निश्चित तौर पर ममता की नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस अपने घोड़े जरूर खोलेगी, हालांकि वो बैक चैनल से होगा। चलिए नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। तो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने के बाद ममता बनर्जी की तरफ से उनकी नाराजगी और टीएमसी गठबंधन को किस तरीके से कांग्रेस अहम हिस्सा बता रही है, इसको लेकर लगातार हम अपने सहयोगियों से कर रहे थे चर्चा। बात अयोध्या धाम की। राम की नगरी अयोध्या में श्री राम के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और बड़ी खबर हमारे पास है क्योंकि अब 5 लाख लोगों ने पहले दिन रामलला के दर्शन किए हैं। आज भी करीब इतने ही लोगों के दर्शन का अनुमान है। अच्छी बात यह भी है कि कल के मुकाबले आज लोग व्यवस्थित तरीके से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन मुस्तैद है, श्रद्धालु संयम के साथ रामलला के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हर रोज लाखों की संख्या में उमड़ रहे श्रद्धालुओं को देखते हुए यह अनुमान जताया जा रहा है कि अयोध्या धाम
देश के विकास का नया ग्रोथ इंजन साबित हो सकता है। और अयोध्या में कुल करीब 83,000 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इससे जुड़ा देश में करीब 1.25 लाख करोड़ के रुपए का व्यापार हो चुका है। और राम मंदिर पर ही प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के साथ फीडबैक भी लिया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट बैठक में उनसे पूछा गया है जनता के बीच क्या संदेश। राजनाथ ने पीएम के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ा। मंत्रियों ने धन्यवाद प्रस्ताव का स्वागत किया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के लिए भी पीएम को धन्यवाद दिया गया है। इस बैठक में और क्या क्या चर्चा हुई, इस बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, बताएं किस तरीके से अब फीडबैक तक लिया गया है अयोध्या धाम में, और अयोध्या में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अभी तक हम देख रहे थे कि सीएम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन पीएम ने अब बाकायदा कैबिनेट बैठक में इसको लेकर सवाल लिया। जी बिल्कुल, आज कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी कैबिनेट मंत्रियों से पूछा कि जो अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसको लेकर आपके क्षेत्रों में, संसदीय क्षेत्रों में क्या रिएक्शन है और जनता का फीडबैक क्या है। तो एक एक मंत्री से उन्होंने पूछा और हर एक मंत्री ने ये बताया कि जो राम लला की प्रतिष्ठा हुई है उसको लेकर जो हिंदू है, खासतौर से राम भक्त हैं, उनमें एक अजब ही जोश और श्रद्धा की भावना है। और ऐसे में उनका ये कहना था कि जिस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद लगभग 500 सालों के बाद राम लला वहाँ विराजमान है, तो इसका पॉजिटिव मैसेज पूरे देश भर में गया है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कैबिनेट मंत्रियों को कि अगर जरूरी नहीं हो तभी कैबिनेट मंत्री जो है वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए न जाए, अगर जाएं भी तो गर्भगृह में न जाए, क्योंकि इससे प्रोटोकॉल की समस्या हो सकती है। क्योंकि प्रायोरिटी जो है वो है कि जो आम श्रद्धालु है उनको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन कराना है। इसके साथ साथ जिस तरह से कल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया गया भारत सरकार की तरफ से, उसको लेकर सुओ मोटो ही कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर ने दबे कुचले पिछड़े गरीबों के लिए काम किया, 2 बार के सीएम रहे, उन्होंने जो वहाँ पे जो स्कीम्स वहाँ पे लागू की थी पिछड़ों के उत्थान के लिए जो काम किए थे उसको लगातार बाकी राज्यों ने भी उसको फॉलो किया, बाकी जो मुख्यमंत्री बने उसको फॉलो किया। तो ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर भारत सरकार ने पिछड़ों का दिल जीता है, खासतौर से अति पिछड़े उनका दिल जीता है। ऐसा कह के कई कैबिनेट मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट में धन्यवाद दिया। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में कौन कौन दर्शन के लिए जाने वाला है, आप बने रहे आनंद हमारे साथ, क्योंकि बड़ी खबर आई कि गृह मंत्री अमित शाह भी अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे। 4 फरवरी को अयोध्या जाएंगे गृह मंत्री। और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी जल्द अयोध्या का रुख करने वाले हैं। हालांकि आगे का कार्यक्रम तय किया जा चुका है, क्योंकि 31 जनवरी को त्रिपुरा के सीएम अपनी कैबिनेट के साथ दर्शन के लिए जाएंगे। वहीं 1 फरवरी को सीएम योगी अपने मंत्रियों के साथ अयोध्या दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। 2 फरवरी को उत्तराखंड के सीएम और मंत्री भी दर्शन के लिए जाएंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट 5 फरवरी को रामलला के दर्शन करेगी। साथ ही हरियाणा के सीएम अपनी कैबिनेट के साथ 9 फरवरी को दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा 12 फरवरी को राजस्थान सीएम अपनी कैबिनेट के साथ दर्शन के लिए पहुंचेंगे। 15 फरवरी को गोवा के सीएम कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। असम के सीएम 22 फरवरी को अपनी कैबिनेट के साथ दर्शन के लिए पहुंचेंगे। साथ ही 24 फरवरी को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पूरी कैबिनेट के साथ दर्शन के लिए जाएंगे। 4 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथ दर्शन के लिए पहुंचेंगे। आनंद, ये जानकारी विशेष तौर पर इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि कल पहले दिन जिस तरीके से 5 लाख श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला, यही वजह थी कि जेपी नड्डा को भी अपने कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा। और अब इसके लिए भी क्या बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की गई है आने वाले दिनों में इस शेड्यूल को देखते हुए? जी देखिए, एडवाइजरी नहीं, पूरी तरह से एक प्लानिंग की गई है बीजेपी की तरफ से। और सभी जो स्टेट्स यूनिट्स है जहाँ पे बीजेपी का शासन है वहाँ के यूनिट से बात करने के बाद ये जो डेट शीट अब जिस तरह से हम कहेंगे वो तैयार किया गया है, ताकि कोई वहाँ पे जो आम श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। अगर कैबिनेट मंत्री को जाना है, किसी सीएम को जाना है, पूरी कैबिनेट को जाना है उसी स्टेट के, तो आप जाओ, लेकिन व्यवस्था ऐसी हो कि जो आम श्रद्धालु आ रहे हैं उनके दर्शनों को न रोका जाए। और इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और यही वजह है कि आज आपने देखा होगा जिस तरह से व्यवस्थित तरीके से पूरा श्रद्धालु जो है वो वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। दर्शन का समय बढ़ा दिया गया। बीजेपी ये चाहती है कि दर्शन सब लोग करें, लेकिन अव्यवस्था की कोई भी शिकायत नहीं आए। और जब कैबिनेट मंत्री वहाँ पे जाएंगे, जब सीएम वहाँ पे जाएंगे, पूरी कैबिनेट लेकर जाएंगे, तो जाहिर तौर पर बीजेपी को की तैयारी ये है कि ये जब कैबिनेट मंत्री जब दर्शन करके जाएंगे अपने अपने राज्यों में, तो इसका वहाँ की जनता पे असर पड़ेगा। और बीजेपी ने ये भी तैयारी की है कि
अलग अलग राज्यों से सांसदों को, कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि जो स्पेशल ट्रेनें चलेंगी आप वहाँ से अपने क्षेत्र को लोगों को लेकर आइए, रामलला के अयोध्या में दर्शन कराइए, लेकिन कोशिश ये करिए कि गर्भगृह में आप यानी कि कैबिनेट मंत्री न जाए, ताकि जो आम श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। बीजेपी के पास समय भी कम है, क्योंकि मार्च के पहले हफ्ते में बताया जा रहा है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो उसके बाद उसके पहले ये सारी चीजें करनी है। पूरा देश राममय है और राममय बना रहे, इसको लेकर टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन आनंद, ये जो पूरा शेड्यूल अभी सामने आया है, इससे साफ है कि जल्द ही सभी दिग्गज अब अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें, क्योंकि प्रशासन ने अब राम मंदिर में रामलला के दर्शन का समय बढ़ा दिया है, लोगों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए श्रद्धालु अब रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक दर्शन होंगे। और कल भक्तों ने राम मंदिर में रिकॉर्ड दान भी किया है। आपको बता दें, श्रद्धालुओं ने 3 करोड़ 17 लाख रुपए दान किए हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा ने जानकारी दी। कुमार कुंदन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, संभव हो तो सीधी तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि अब फिलहाल श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ उमड़ रही है उसको देखते हुए प्रशासन ने भी बड़े फैसले लिए हैं। निश्चित रूप से कई तरह के फैसले लिए हैं, और ये फैसले सबसे पहले तो है कि भगवान के कई सारे रिचुअल्स थे, उस रिचुअल्स में कपाट बंद कर दिए जाते थे, तो अब जो है कपाट खुले रह रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं लोग। दूसरी तरफ प्रशासन ने बहुत व्यवस्था की है, जिसमें कि प्रॉपर बैरिकेटिंग से लेकर एग्जिट एंट्री को सुचारू रूप से चलाना वो शामिल है। आप देख रहे होंगे ये रास्ता जो है एंट्री की है, तो दूसरी तरफ एग्जिट का भी एक गेट नंबर 3 से भी एग्जिट रखा है, इसमें भी एग्जिट रखा है। इसके साथ साथ टाइमिंग का भी फ़र्क है। रात में 9 बजे तक बताया जा रहा है कि आज भी संभव है कि दर्शन किए जाएंगे, और पहले ये होता था कि शाम को 7 बजे के बाद बंद कर दिया जाता था आरती के बाद। तो कई सारे ऐसे निर्णय लिए गए हैं। ये वो निर्णय हैं जो कि आम जनों को दर्शन को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं, और इसका असर दर्शनार्थियों पर भी पड़ रहा है और उस व्यवस्था पर भी पड़ रहा है जो कल अव्यवस्था में परिवर्तित होती हुई दिख रही थी। लेकिन आज चीजें बहुत सामान्य हैं। आला अधिकारी अभी भी काम कर रहे हैं और इन सबके बीच लोग बड़े आराम से दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास लौटती हूं, क्योंकि बड़ी खबर है कि रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जो हुजूम उमड़ रहा है, उसके मुताबिक आज 4 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकते हैं। 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। कल 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए और श्रद्धालुओं ने 3 करोड़ 17 लाख रुपए दान दिए। ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा ने मंदिर को मिले दान के बारे में भी जानकारी दी है। राम मंदिर के अंदर की स्थिति क्या है, हालात क्या है, श्रद्धालु दर्शन के लिए कैसे जा रहे हैं, इसके बारे में देखिए संवाददाता पंकज झा की ये रिपोर्ट। कुछ देर पहले की ये रिपोर्ट पंकज जी ने भेजी। मैं हूँ राम जन्मभूमि मंदिर में, ये सामने सिंह द्वार है और आज तारीख 24 जनवरी। श्रद्धालु बिल्कुल आराम से लाइनबद्ध होकर के भगवान रामलला के दर्शन कर रहे हैं। ये मंदिर है, ये निकासी का रास्ता है और सामने जो दिख रहा है वहाँ से देखिए कि किस तरीके से श्रद्धालु एक एक करके अंदर की तरफ जा रहे हैं। और आज लॉकर की सुविधा जो है 22,000 लॉकर बनाए गए हैं। लोग यहाँ कोई गदा लेकर, कोई कोई बोरी लेकर और मोबाइल आग ले जाने की इजाजत नहीं है। आम श्रद्धालुओं के लिए लॉकर फैसिलिटी आज से शुरू कर दी गई है। व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि आरती के समय जो रिचुअल्स होते हैं भगवान राम की, जो 6 आरती होती है रामलला की, उस वक्त भी कुछ मौकों को छोड़कर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। कल करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए थे। देखिए पूरी भव्य तस्वीर जो है यहाँ पर। और आज कहीं से भी कल जो थोड़ी देर के लिए वो हुई थी अव्यवस्था, आज बिल्कुल व्यवस्थित और सुचारू रूप से श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों के साथ इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मुझे ब्रॉन्ज मिला, अभी नेशनल लेवल में 2 गोल्ड मिला, 1 सिल्वर मिला और फिर 1 ब्रॉन्ज और 1 क्वार्टर फाइनलिस्ट। तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन पीवी सिंधु और ताइजिंग है। जो हमारा कश्मीर का मतलब कल्चर है, तो जैसे रूफ डांस से आपने देखा होगा, आपको वो कैसा मतलब लगता है? बहुत ही अच्छा है। और किसी ज़माने में तो कश्मीर और सूफी संगीत ये दुनिया में बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था। और जब मैं अफगानिस्तान गया तो मेरा एक कार्यक्रम था, तो उसमें वो लोग कुछ संगीत का कार्यक्रम रखा था, वो भी इसी वाद्य को बजाते थे। और मुझे उन्होंने बताया कि हम कश्मीर से, हमारी यहाँ ट्रेडिशन आई हुई है।
आज का दिवस किस बात के लिए याद किया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म। और इसको आज भारत सरकार किस रूप में मानती है? पराक्रम दिवस। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है तो चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों पे साहस बढ़ता है, चढ़ के गिरना गिर के चलना न खलता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से संवाद किया। आपने सुना किस तरीके से बच्चों की किस चीज में रुचि है और किस तरीके से देश को वो देखते हैं, इसके बारे में उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। चलिए एक बार फिर से हम अयोध्या का रुख करते हैं, क्योंकि अयोध्या देश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनेगा। अयोध्या, इसको लेकर बड़ी खबर अब आपके सामने। हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान। 2030 तक हर साल 10 करोड़ लोग अयोध्या आएंगे। अयोध्या अगर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने वाला है तो इसके पीछे पिछले 5 साल में किया गया शहर का तेज विकास है। इस दौरान शहर में नया एयरपोर्ट बना, रेलवे स्टेशन का विस्तार हुआ और बेहतर सड़क के साथ साथ भवनों का निर्माण हुआ। यानी अयोध्या आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए गए और इन सब पर 800 अरब रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। अयोध्या में नए एयरपोर्ट का पहला चरण शुरू हो चुका है। सालाना 10 लाख यात्रियों को लाने और ले जाने की क्षमता रखता है ये। वहीं 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल चालू होने की उम्मीद है। सालाना 60 लाख यात्रियों के आने की भी उम्मीद है। आपको बता दें, रेलवे स्टेशन को प्रतिदिन 60,000 यात्रियों को संभालने के लिए विस्तारित किया गया है और जाहिर सी बात है, अयोध्या में विकास गतिविधियों से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जब पर्यटन आएंगे तो रोजगार के अवसर भी और ज्यादा बढ़ेंगे और सरकार के राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण सिर्फ धर्म का प्रतीक ही नहीं है, ये विकास की नई रफ्तार की भी आधारशिला कैसे है, इस बारे में जानकारी आपके सामने, क्योंकि इसके प्रमाण आंकड़ों के जरिए अब दिखने लगे हैं। आपको बता दें, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अयोध्या मंदिर निर्माण के बाद जिस कारोबार का अनुमान लगाया है, अयोध्या में 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक राम मंदिर के निर्माण में 1870 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि श्री राम मंदिर से देश भर में 1.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। सिर्फ दिल्ली में लगभग 25,000 करोड़ का कारोबार हुआ। विशेष बात तो यह है कि ये सारा व्यापार छोटे व्यापारियों और लघु उद्यमियों द्वारा किया गया और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक देश भर में करोड़ों की संख्या में श्री राम मंदिर के मॉडल, माला, लटकन, चूड़ी, बिंदी, कड़े, राम ध्वज, राम पटके और राम टोपी के साथ साथ राम की पेंटिंग्स, राम दरबार के चित्र, श्री राम मंदिर के चित्र की भी जबरदस्त बिक्री हुई है। करोड़ों किलो मिठाई और ड्राई फ्रूट के प्रसाद के रूप में बिक्री हुई है। देश भर में करोड़ों रुपए के पटाखे, मिट्टी के दीपक, पीतल और अन्य दीपकों की भी खूब बिक्री हुई है। कुमार कुंदन, इसी बारे में हम चर्चा करते हुए अयोध्या वासियों की भी राय सामने रख रहे हैं, क्योंकि अयोध्या के इस विकास को देखते हुए आने वाले वक्त क्या, लेकिन अब प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के जरिए ही ये प्रमाण सामने आ चुके हैं। देखिए, 2-3 बातें मैं और क्लियर करना चाहूँगा अयोध्या के बारे में, जो यहाँ के अधिकारियों से बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन राम मंदिर ही नहीं, इससे इतर भी है। मसलन अयोध्या को वो एक वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर भी बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही अयोध्या में एक एरो सिटी डेवलप करना चाहते हैं। इसके साथ में अयोध्या में क्रूज डेस्टिनेशन डेवलप करना चाहते हैं। तो ये तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान राम और सीता की जोड़ी दुनिया की सबसे पवित्र जोड़ी मानी जाती थी। तो एक वेडिंग डेस्टिनेशन अगर ये बनता है तो कई सारे लोग यहाँ पे आके शादी विवाह चाहेंगे, जिससे कि यहाँ का इकोनॉमी और ज़्यादा बेहतर होगा। तो आस्था और आर्थिक पहलू का जो संगम है, वो संगम आपको आने वाले दिनों में सुरभि देखने को मिलेगा। और आपने खुद भी देखा अयोध्या में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से तोरण द्वार बने हैं, किस तरह से चौड़ी सड़कें हुई है, होटल्स का निर्माण कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है और वो सब कुछ दिख रहा है। मैं एक बार कैमरा में ही दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए, जो जिस सड़क पर हम खड़े हैं, जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर एक समय में एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से आ सकती थी। आज स्थिति ये है कि दोनों तरफ से चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई है और तमाम तरह
से लोग आसानी से आ जा रहे हैं, भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। और ये वो सड़क हो गई है जिसपे कि डबल लेन एक तरह से हो गया, जब कभी सिंगल लेन नहीं हुआ करता था। तो ये जो सारी तस्वीर है, ये तस्वीर इंफ्रास्ट्रक्चर के उस बदलाव की है जो बदलाव राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में दिख रहा है। ये सामने ही जो भक्ति पथ बना है, इसी पथ की अगर हम बात कर लें तो आप देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है और कितना चौड़ा बनाया गया है। इसको लेकर सुग्रीव किला का मुहाना तोड़ा गया, इसके अलावा जो मंदिर और मठ सामने आए सबको तोड़ के एक डेवलपमेंट की नई कहानी लिखी गई है। और ये वो इबादत है जिसपे दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और यह देखने के लिए कि कैसा उनका जो रामलला का मंदिर है और कैसा भव्य राम मंदिर बना है। तो ये सारी चीजें अपने आप में इंटरकनेक्टेड है और वो सब कुछ दिख रहा है जो यहाँ पे होता हुआ आपको अपनी आंखों से भी आप देख रहे शुक्रिया होंगे। पूरी जानकारी के लिए आपका, क्योंकि भारतीय पर्यटक धार्मिक यात्राएं जिस तरीके से करते हैं उसी को लेकर अगली बड़ी खबर भी हमारे पास है। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं कि सबसे ज्यादा धार्मिक यात्राएं भारतीय पर्यटक करते हैं और बुनियादी ढांचे की तमाम बाधाओं के बावजूद हर साल 1 से 3 करोड़ लोग धार्मिक यात्राएं करते हैं, जो हमारी जीडीपी में काफी अहम योगदान देता है। पर्यटन ने कोविड पूर्व यानी 2018-19 के दौरान जीडीपी में 194 अरब डॉलर का योगदान दिया। 2032-33 तक इसके 8% की दर से बढ़कर 443 अरब डॉलर पहुंचने की भी उम्मीद है। आपको बता दें, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण से इसमें और तेज गति से बढ़ोतरी की भी संभावना है। आपको ये भी बताते हैं कैसे अयोध्या अब आने वाले कुछ दिनों में विश्व में पर्यटन का बड़ा केंद्र बनने वाला है, जिसके संकेत तस्वीरों में अभी से मिलने लगे हैं। हम आपको अब जेफरीज के आंकड़ों की एक डिटेल बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में अब तक सालाना 3 से 3.5 करोड़ तक श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर की बात करें तो यहां सालाना 2.5 से 3 करोड़ भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अयोध्या को लेकर जो अनुमान है इससे कहीं ज्यादा है। अयोध्या में सालाना 5 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों के आने का अनुमान है। जैसा कि जेफरीज की रिपोर्ट में बताया गया, अयोध्या पर्यटन के मामले में वेटिकन सिटी को भी पीछे छोड़ देगा। यहाँ करीब 90 लाख लोग हर साल आते हैं। वहीं सऊदी अरब की पवित्र धार्मिक स्थल मक्का की बात करें तो यहाँ करीब 2 करोड़ लोग हर साल आते हैं। तो रामलला के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालुओं का हुजूम आ रहा है। उनका कहना है कि कल के मुकाबले आज दर्शन की व्यवस्था और ज्यादा बेहतर हुई है। हमारे संवाददाता अभिजीत की ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या राम मंदिर में आज भीड़ को रेगुलेट करने के लिए गेट नंबर 3 को भी खोला गया है और यहाँ से श्रद्धालुओं की निकासी हो रही है। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मंदिर परिसर का गेट नंबर 3 है, जिसको कि कल बंद रखा गया था, लेकिन बढ़ती हुई भीड़ को देखने के लिए और उसको ठीक से मैनेज करने के लिए इसको अभी खोल दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु अब यहाँ से भी निकासी कर सकते हैं, जो कि कल व्यवस्था नहीं थी। कल जिस गेट से एंट्री हो रही थी, गेट नंबर 1, वहीं से एग्जिट भी हो रहा था और जिसके कारण एक भीड़ वाली एक परिस्थिति जो है वो पैदा हुई थी। लेकिन जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब उनका कहना है कि काफी सुविधाजनक अब हो गया है। बहुत क्राउड था पर वेरी गुड अरेंजमेंट किया है। कोई शिकायत है आपको? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। मोदी जी की कृपा से बहुत अच्छी व्यवस्था थी। 15 मिनट में आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से एक लाइन सिंगल है, पूरा का पूरा, कोई भी बने परेशानी इतना सा भी नहीं। अद्भुत अद्भुत, एकदम स्वर्ग जैसा, अलौकिक। जो भीड़ भाड़ कल हो रही थी, थोड़ा आपाधापी, आज कोई बहुत अच्छा, बहुत व्यवस्थित, बहुत अच्छे दर्शन। हम लोग यहाँ से 2 बार लौट गए और बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने हम लोग को वापस किया, क्योंकि आज इतने व्यवस्थित ढंग से दर्शन हो रहे हैं। इत्मीनान से हम लोगों को दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। एक का ही नारा, एक का ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब बात कर्पूरी ठाकुर के नाम पर हो रही सियासत की। कर्पूरी ठाकुर जयंती को लेकर पटना में संग्राम, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी आरजेडी जेडीयू का बड़ा आयोजन है और जयंती समारोह के लिए जगह की जंग हो रही है। बीजेपी के पूर्व निर्धारित जगह पर जेडीयू का कब्जा है। बीजेपी ने सड़क पर किया आयोजन। आपको बता दें, जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है और कल ही उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान भी किया गया। ऐसे में पटना में आज खासी सरगर्मी नजर आ रही है। बीजेपी आरजेडी जेडीयू के आयोजन आज पहले से तय थे और जेडीयू ऑफिस के बगल में मिला ग्राउंड में बीजेपी का कार्यक्रम होना था, लेकिन इस जगह पर जेडीयू ने कब्जा कर लिया। इसके बाद बीजेपी ने सड़क पर ही आयोजन किया, ट्रक पर मंच बनाया और सड़क पर कुर्सियां लगा दी गई। पटना से देखिए रुपेश कुमार की ये रिपोर्ट। अभी हम बिहार की राजधानी पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में मौजूद हैं। वो मिलर स्कूल ग्राउंड जहां पर आज कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी जयंती समारोह मनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की थी। इसी ग्राउंड में जहां पर सामने आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ मंच तैयार किया था बल्कि एक भव्य बैकड्रॉप भी तैयार किया था कि इस ग्राउंड में वो अपनी रैली, अपना सम्मेलन करेंगे। जो कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह है
जयंती समारोह, लेकिन यहाँ पर जेडीयू ने शिक्षा विभाग से इस ग्राउंड को 23 जनवरी के लिए आवंटित कराया था, आवासन के लिए। यानी कि यहाँ की एनओसी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर उनको कोई सम्मेलन नहीं करना था। लेकिन 24 को आज सम्मेलन के लिए बिहार के अलग अलग ज़िलों से जो जेडीयू के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे थे, उनके आवासन के लिए, यानी कि उनके रहने के लिए। देखिए नीचे पुआल डाला गया था ताकि ठंडी में थोड़ी गर्मी का एहसास हो। लिहाजा जब कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ताओं को यहाँ सोने, रहने और खाने के लिए व्यवस्था की गई थी। लेकिन आज 24 को इस ग्राउंड की बुकिंग और जो प्रशासन ने जो एनओसी दिया था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो आज यहाँ पर अपना सम्मेलन करेंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर ही संग्राम शुरू कर दिया कि अगर ये ग्राउंड अगर खाली नहीं है, इस ग्राउंड पे अगर जेडीयू का कब्जा है, तो वो सड़क पर ही सम्मेलन करेंगे। कर्पूरी ठाकुर के विरासत की सियासत, अब सड़क पर संग्राम। कर्पूरी ठाकुर लोकनायक, जननायक कर्पूरी ठाकुर, अब भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। लेकिन कर्पूरी ठाकुर किसके हैं? कौन कर्पूरी ठाकुर का सबसे बड़ा हितैषी है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से क्या कहा गया, देखिए। एक अत्यंत गरीब परिवार से निकलकर बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करने वाले, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय, यह निर्णय की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का मतलब भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के हर गरीब और वंचित को सम्मानित किया है।